हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। और आज का वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं किसान आंदोलन को लेकर के, उसको हम पूरे देखेंगे, ठीक है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 100% याद होना तय है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नील आंदोलन, चंपारण जो सत्याग्रह है, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुए उसको हम देखेंगे, जैसे बारडोली सत्याग्रह को देखेंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं वीडियो के शुरू में ही ये बोल देता हूं कि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नील आंदोलन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। नील आंदोलन, इसका वर्ष आप ध्यान रखिए 1859-60, ठीक है। नील आंदोलन, चलिए देखते हैं ये स्थान कहां हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल वाले क्षेत्र में क्या हुआ, नील आंदोलन हुआ। और जो नील आंदोलन, ये नील समझते हो, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं, नील आंदोलन नील आंदोलन। आप देखते हैं कि जो कपड़ों में लगाया जाता है ना नील, जैसे बचपन में थे हमारा जो व्हाइट ड्रेस था उसमें नील चढ़ाया जाता था पहले, तो कितना चमक आ जाता। तो उस टाइम पर अंग्रेज क्या करते थे, किसानों को जबरदस्ती बोलते थे कि भैया तुम विवश करते थे अपने उपजाऊ जमीन पर, तुम नील की खेती बो, नील की खेती बो, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, नील का सबसे ज्यादा डिमांड था मार्केट पर, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। तो ये अंग्रेज जो है भारतीयों को बोलते थे तुम अपने उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करो, ठीक है। तो और नील की खेती करने से क्या होता था, ये जिस जमीन पर बोता था नील, जिस जमीन पर नील की खेती फसल करता था वो जमीन क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। इसलिए किसान जो है अंग्रेजों की बात नहीं मानते थे, उनके बातों नील की खेती करने के खिलाफ करते थे। अंग्रेज उनको फिर भी जबरदस्ती मारता पीटता अपने उपजाऊ जमीन पर तुम नील बो मतलब बो, ठीक है। लेकिन किसान इनके खिलाफ था, नील की खेती के खिलाफ था, 4 बूंद सफेदी के, ठीक है। तो ये उस टाइम पर अंग्रेज यूरोप में जो है बहुत से सफेद कपड़े पहने जाते थे, उस पर ये नील लगा करके बहुत चमक आ जाता था, बेहतरीन लगता था कपड़ा। तो ये अंग्रेज फोर्स करते थे भारतीय किसानों को कि तुम अपने खेत पर क्या बो, नील की खेती करो। और किसान इसलिए मना करते थे क्योंकि इसका रीजन ये था कि जो बहुत से ऐसे रीजन रहे, बहुत कारण है इसके, लेकिन एक रीजन ये है कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति उपजाऊ बंजर हो जाती थी, तो किसान कहीं भी मना करते थे। तो नील आंदोलन कब हुआ, 1960 से लेकर 1959-60, ये किस क्षेत्र में हुआ, ये नील आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चंपारण सत्याग्रह भी नील के खिलाफ हुआ, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन चलो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो नील की खेती के खिलाफ क्या हो गए, लोग हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नील आंदोलन हुए हैं, नील आंदोलन, इसका अगर पूरा वर्णन देखना है आपको तो ये दीनबंधु की जो पुस्तक है, दीनबंधु की पुस्तक का क्या नाम है, नील दर्पण में ये नील आंदोलन की पूरी चर्चा हुई है, ठीक है। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो नील आंदोलन हुए हैं, निम्न में से किस पुस्तक में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है ये नील दर्पण में पूरे नील आंदोलन का चर्चा है, वर्णन है। और ये नील दर्पण के रचयिता कौन है, आपको ध्यान रखना है, दीनबंधु है, ठीक है, दीनबंधु। चलिए अगला देखते हैं, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये नेतृत्वकर्ता, आपको ध्यान रखना है कि जो नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, ठीक है। चलिए अगला जो किसान आंदोलन हम देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह, दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है, 1917, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। किस वर्ष हुआ, 1917 में हुआ। अब ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में ये अब ध्यान से समझिए, ये जो अंग्रेज होते थे किसानों को बोलते थे, किसान नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। और ये अंग्रेज एक कानून लाए हुए थे, आपको ध्यान में रखना है। किसानों को ये बोलते थे कि भैया तुम्हारे पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा में क्या करो, नील की खेती करो। तुम समझ आ रहा है, ये 3 कट्ठिया प्रणाली इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा जमीन है तो अंग्रेज ये बोलते 3 कट्ठा पर तुम नील की खेती करो, और इस जमीन पर जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है उस पर तुम नील की खेती करो। और नील की खेती करने से मैंने अभी बताया कि जो जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और अगर किसान का जमीन अगर उपजाऊ बंजर रह जाए तो बेचारा तो
ऐसे ही भूखे मर जाएगा, ऊपर से उस टाइम पर इतने सारे टैक्स लेते थे अंग्रेज, ठीक है। तो 3 कठिया प्रणाली में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करने के लिए विवश करता था, मारता पीटता था ये अंग्रेज। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर आपके पास 40 कट्ठा जमीन है तो आपको 6 कट्ठा पर बोना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है 3 कठिया प्रणाली। 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पर बोना पड़ेगा। अगर 40 कट्ठा है तो 6 कट्ठा पर आपको नील की खेती करने पड़ेगा। अगर आपके पास 60 कट्ठा जमीन है तो 9 कट्ठा पर जमीन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, 3/20 है नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि ये जो अंग्रेज थे कानून लाए हुए थे, ये बोलते थे कि आप 3 कठिया प्रणाली यानी कि 20 कट्ठा की जमीन है तो 3 कट्ठा पर आप नील की खेती करो। नील समझ आ गया ना, कि नील कपड़ों पर जो लगाते थे, यूरोप में बहुत डिमांड था उसका विदेशों में, और कपड़ों में काफी चमक आ जाती थी। लेकिन किसान इसलिए मना करते थे, इसका रीजन ये था कि भूमि बंजर हो जाती थी, इसलिए जो है नील की खेती करने से किसान मना करते थे। लेकिन अंग्रेज बहुत मारते थे। तो ये आपको समझना है कि 3 कट्ठा प्रणाली समझ आया कि 20 कट्ठा अगर जमीन है तो आपको 3 कट्ठे उपजाऊ जमीन पर बोना है। मान के चलो ये 3 कट्ठा पर बोया, इस साल तो बो दिया, अब वो 3 कट्ठा तो बंजर हो ही गया, अब ये किस काम का नहीं रहा जमीन, फिर बचा उसमें, फिर आपको उस हिसाब से बोना पड़ेगा। फिर अगले साल वो जमीन बंजर, धीरे धीरे ऐसे किसानों के पास उपजाऊ जमीन कमी होती जा रही थी। समझिए इस बात को, ठीक है। तो किसान काफी परेशान थे। तो आपको ध्यान रखना है 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1916 में किसका हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो राजकुमार शुक्ल ने, देखो इस अधिवेशन में किसके साथ मुलाकात हुई, राजकुमार शुक्ल के, तो गांधी जी के साथ इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। तो किसमें कहां पर मुलाकात हुई इनकी आपको समझना है। 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी की मुलाकात किससे हुई, ये राजकुमार शुक्ल से हुई, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल ने कहा कि महाराज, गांधी जी को बोला महाराज हमारे आप बिहार चंपारण में भी आइए, अंग्रेजों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, तो ठीक है। तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी जो क्या हुए, बिहार के चंपारण में आए, और राजकुमार शुक्ल ने बताया इनको कि महाराज आप जो है बिहार के चंपारण आइए, किसानों की बहुत दुर्दशा है, कांग्रेस बहुत अत्याचार करती है, 3 कठिया प्रणाली ला दी है, तो ठीक है। फिर राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी आए बिहार के चंपारण में। और आपको ध्यान में रखना है, ये बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी आए, क्योंकि इससे पहले जो है उनका सत्याग्रह कहां हो चुका था, साउथ अफ्रीका में हो चुका था। और वो जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को इन्होंने पानी पिला दिया था गांधी जी ने, ठीक है, झुका दिया था अंग्रेजों को गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। और भारत में वो बात काफी चर्चा का विषय बन गया था कि अरे कोई भारतीय है जो साउथ अफ्रीका में जो है अंग्रेजों को जो है पूरा पानी पिला दिया, उनको झुका दिया, इतना बेहतरीन इंसान है गांधी जी। तो ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के बारे में सुना था। तो ये कांग्रेस अधिवेशन में जब गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई तो कहा कि बिहार के चंपारण महात्मा जी आप भी आए। लेकिन उस टाइम पर गांधी जी उतने फेमस नहीं हुए थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब बिहार के चंपारण में आए, तो अभी आए, तो तब बिहार के चंपारण में गांधी जी आए और यहाँ पर क्या किए, सत्याग्रह किए, अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किए। और ये जो कानून था आपको ध्यान में रखना है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर क्या है, गांधी जी जो है यहाँ पर आए बिहार के चंपारण में, और पहला अपना भारत में पहला सत्याग्रह की जी। तो गांधी जी कानून के बहुत बेहतरीन जानकार थे, ठीक है, उनको पता किस तरह से अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है, और कानून के बेहतरीन जानकार थे। और गांधी जी ने यहाँ पर पहला सत्याग्रह किया। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 कठिया प्रणाली की जो कानून लाए हुए थे, ठीक है, अंग्रेज उसको जो है वापिस लेना पड़ा। और वहां के किसान बहुत खुश हुए कि वाह वाह कोई गांधी जी आया है, इन्होंने जो 3 कठिया प्रणाली है नील की खेती करने के लिए जो अंग्रेज मजबूर करते थे, उसको जो गांधी जी ने सत्याग्रह करके उस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। यहाँ पर किसान बहुत बेहतरीन खुश हुए और गांधी जी यहाँ पर से सुपरस्टार हो गए। और लोगों ने उनको काफी सराहा कि वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा कि भारत में कोई ऐसा शख्स आया है जिन्होंने अंग्रेजों को अपने बातों से अंग्रेजों को झुका दिया। यहाँ पर अंग्रेज यहाँ से झुक गए और अपने जो कानून लाए हुए थे 3 कठिया प्रणाली उसे वापस ले लिया। और किसान बेहतरीन ढंग से यहाँ पर खुश हुए थे। और इस सफलता को, चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखकर आपको ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, बहुत बार इसे पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और किस सत्याग्रह में दी, तो ये चंपारण के सत्याग्रह में दी, ठीक है। और ये 1917 में हुआ। तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और यहां से गांधी जी बहुत फेमस हुए कि मानना पड़ेगा कि कोई भारत में है जो अंग्रेजों को जो है झुका दिया, और जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था उसे अंग्रेज जो है वापिस ले लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
ठीक है, आपको समझ आया? जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको समझा रहा हूं मैं, वही है कि किसके कहने पर आए, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए। ठीक है, कहां पर इनकी मुलाकात हुई? 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुए थे वहां पर राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हुई। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पहला सत्याग्रह रहा बिहार चंपारण में, और इस सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 1918 में हुआ। ठीक है, अब गांधी जी को जब चंपारण में सत्याग्रह किया तो गांधी जी तो बहुत चर्चा में हो गए। पूरे देश भर में गांधी जी की बातें होने लगी कि वाह, गांधी जी कोई आया है जो अंग्रेजों को झुका देता है। तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी गांधी जी आए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए। पहले मैं मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में मिल है, मिल कारखाना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर जो ये अहमदाबाद मिल में मिल फैक्ट्री, आप समझ रहे? ठीक है, आप पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आपको मेंस लिखने के लिए आएगा तो आप डिटेल से लिख पाए। तो आपको समझना है अहमदाबाद का है गुजरात। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अहमदाबाद जो फैक्ट्री है उसमें जो है बहुत से वर्कर काम करते थे। स्वाभाविक सी बात है, आपके एरिया में भी फैक्ट्री होगी, बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्री होगी, उसमें वर्कर काम करते हैं। तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है क्या, प्लेग की बीमारी फैल गई थी। प्लेग जो है कोरोना से भी और बहुत खतरनाक बीमारी है। आपको ध्यान रखना है, प्लेग में मांस सड़ने लगता है। ठीक है, आपकी जो हाथों पर जैसे आपके शरीर में प्लेग है, ये मांस पूरा सड़ने लग जाएगा आपको। ठीक है, कोरोना से भी बहुत खतरनाक था। आप कोरोना में देखे होंगे कि कैसे लोग जो है दूर दूर फैक्ट्री पर अपने बिजनेस पर जब काम कर रहे थे तो लोग जो है अपने घर आ गए थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अहमदाबाद में भी क्या हुआ था, प्लेग की बीमारी फैल गई थी और वहां के मजदूर जो थे, अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे, वो अपने अपने घर आ गए थे। ठीक है, सभी मजदूर अपने अपने घर आ गए थे और यहाँ पर मिल मालिक परेशान हो गया था कि अरे हमारे जो फैक्ट्री है वो तो बंद हो जाएगा, कोई वर्कर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। तो ये अहमदाबाद जो मिल के जो मालिक थे वो सभी वर्कर के यहाँ गए और बोले कि चलो चलो भैया, हमारे कारखाने में जो है काम करने के लिए कोई वर्कर नहीं है, चलो। तो आप ही बताइए कि कोविड टाइम पर कोई अगर बुलाए काम करने के लिए कोई जाता था? डर, इतना डर फैला हुआ था कोई कोरोना का। तो ये प्लेग बीमारी था, आदमी का मांस सड़ने लगता था। सभी वर्कर जो है अहमदाबाद मिल में तो काम कर रहे थे, अहमदाबाद में सब अपने अपने घर चले गए थे कि भाड़ में जाए भैया काम वाम, तो प्लेग फैला हुआ है। तो ये मिल मालिक जो क्या कहे कि देखो चलो, सभी वर्करों को बोले कि देखो तुम लोग सभी जो है अभी मिल में आप काम करने लग जाओ, हम तुमको अभी जो वर्तमान सैलरी है, ठीक है, उसका हम 50% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में देंगे। ठीक है, ये मिल मालिक उनको कैसे ले आए, उनको सभी वर्करों को बोले, क्या बोले कि देखो हम तुमको जो है तुम्हारी जो सैलरी है उसका 50% यानी कि 50% बोनस के रूप में देंगे, एक्स्ट्रा बोनस के रूप में देंगे। अभी जो सैलरी है उसको तो हम देंगे ही, और उसका 50% और आपको बोनस के रूप में देंगे। ठीक है, सभी जो क्या कर दिए, सभी जो है मजदूर जो है अहमदाबाद या मिल में जो है सभी वर्कर आ गए और काम करने लगे। ठीक है, अब ये वर्कर जो थे वो बोले कि महाराज आपने 50 सैलरी तो देंगे ही, आप 50% एक्स्ट्रा बोनस दिए थे, एक्स्ट्रा बोनस की बात किए थे, उसको भी दीजिए। तो ये मिल मालिक ने बोला कौन सा बोनस भैया, क्योंकि अब प्लेग जो है कहीं कहीं थम गया था। ठीक है, जैसे अब कोविड अभी हट गया तो कोई भी जा सकता है नहीं। तो ये अहमदाबाद मिल मालिक ने बोला कि भैया कौन सा बोनस, कैसी बोनस की बात, तो हम नहीं देंगे आपको, बोनस नहीं देंगे। इधर जो है सभी वर्कर नाराज हो गए, हमको जो है 50% एक्स्ट्रा बोनस करके बुला लिया, बोनस की बात करते हैं, मांगते हैं, तो आप कौन सा बोनस करते हैं। सभी जो मिल मजदूर थे वो पूरे स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए। और ये मिल जो मालिक थे उस टाइम पर प्लेग थोड़ा थम गया था। तो ये अहमदाबाद जो मिल के जो मालिक थे उन्होंने क्या है, महाराष्ट्र मुंबई से वर्कर ला लिया। अच्छा, तुम लोग जो है हड़ताल करते हो तो करते रहो। वो जो मिल मालिक थे वो महाराष्ट्र अलग जगह से क्या कर लिया, अपने वर्कर ला लिए। तो ये मिल मालिक जो है जब बोनस की बात आई तो अपने जो वर्करों को बोल दिया कि कौन सा बोनस भैया, तो सभी जो वर्कर थे हड़ताल पर चले गए। और उस वर्कर के जगह पर ये मिल जो मालिक थे वो महाराष्ट्र से अलग वर्कर ले आए कि भैया तुम लोग हड़ताल करते तो करो, मैं 50% जो है बोनस देने वाला नहीं हूँ। महाराष्ट्र से ये क्या कर लिए, महाराष्ट्र से अलग वर्कर ले आए। अब ये बात जो है गांधी जी को पता चली। ठीक है, यहां पर से तो हमारे गांधी जी पूरे भारत में चर्चा, पूरा बहुत बेहतरीन ढंग से फेमस हो चुके थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में ये जितने भी अहमदाबाद मिल मजदूर थे बुलाए गांधी जी को बुलाए।
ठीक है, पूरे बात बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात था, हमको 50% जो है एक्स्ट्रा बोनस की बात कही गई थी, लेकिन ये मिल मालिक जो है, ठीक है, यहाँ पर फिर से गांधी जी आए। गांधी जी और बेहतरीन वकालत, बेहतरीन कानून के जानकार व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर आया और यहाँ पर पहला हड़ताल किया। क्या क्या? भूख हड़ताल किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में इन्होंने गांधी जी की ये पहली भूख हड़ताल थी। और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखो, मिल मालिक जब गांधी जी आए तो क्या बोलने लगे कि हम इनको जो है 20% देंगे। 50% बोले थे एक्स्ट्रा बोनस के रूप में, उससे तो नहीं, हम 20% देंगे। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, क्या किया? भूख हड़ताल किया और पूरे मजदूरों को जो है 35% जो है बोनस दिला दिया। ठीक है, 35% जो है बोनस दिला दिया। ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना। पहले मिल मालिक ने कितने परसेंट की बात की थी एक्स्ट्रा बोनस के रूप में? 50%। लेकिन जब बाद में मिल मालिक ने 20% देने की बात कही, लेकिन भूख हड़ताल के बाद गांधी जी ने जब भूख हड़ताल किया तो ये मिल जो मालिक थे उन्होंने क्या किया? 35% जो है बोनस के रूप में जो है अपने मजदूरों को दिए। तो और मजदूर जितने भी अहमदाबाद मिल के जो वर्कर थे बहुत खुश हो गए, अरे वाह वाह वाह, हमारा जो 35% जो है बोनस के रूप में मिल गया और बहुत बेहतरीन इंसान है गांधी जी। गांधी जी ने भूख हड़ताल किया, अहमदाबाद मिल मजदूरों को उनका जो है बोनस जो है 35% जो है बोनस के रूप में मिल गया। ठीक है, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आपको समझ आया क्यों स्ट्राइक पर चले गए थे और कितना प्रतिशत गांधी जी ने दिलाया? 35% गांधी जी ने मजदूर मालिकों मजदूरों को क्या है बोनस के रूप में दिलाया। और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, ये आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल था और प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह रहा। ठीक है, और इसके जीवन का अगर पहला सत्याग्रह कहां हुआ तो साउथ अफ्रीका में हुआ। अगर भारत में पूछे तो चंपारण में है, अगर प्रथम भूख हड़ताल पूछे तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। ठीक है, गुजरात में जो खेड़ा जगह है वहां पर के किसानों का जो है, वहां के किसानों का जो है फसल बर्बाद हो चुका था। ठीक है, खेड़ा आपको ध्यान रखना है, खेड़ा सत्याग्रह, ये सन आपको ध्यान रखना है 1918। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या थी? फसल पूरी खराब हो गई थी, बहुत से किसानों की फसलें खराब हो गई थी। तो किसान कहां से टैक्स देते हैं? ठीक है, तो ये अंग्रेज क्या किए? देखो, किसानों का जो है फसल तो खराब हो ही गया था, लेकिन किसान यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने जो है 23% टैक्स को और बढ़ा दिया और बोला कि हम आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो किसान कहां से देते? फसल उनकी पूरी खराब हो चुकी थी, खाने को नहीं थे, आपको टैक्स कहां देते? टैक्स देते। उसने आपने 23% जो है टैक्स को और बढ़ा दिया। तो ठीक है, तो गांधी जी को फिर बुलाया गया यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में। देखो 1917 में आपको ध्यान रखना है चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी बहुत सुपर हिट हो गए। ठीक है, आप देखेंगे 18 में आप देखेंगे कि अहमदाबाद मिल मजदूरों को वहां पर भी अंग्रेजों को झुका दिया। यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की पूरी फसल बर्बाद थी, फिर भी अंग्रेजों ने टैक्स लिया, उसके साथ साथ टैक्स को और बढ़ा दिया। तो गांधी जी यहाँ पर फिर आए गुजरात क्षेत्र में, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में, और यहाँ पर जो है किसानों को पूरा टैक्स माफ करा दिया। किसान बहुत खुश हो गए कि वाह गांधी जी वाह, आपने जो है हम मरते को किसानों को बचा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से अब गांधी जी ने देखो कि इस तरह से गांधी जी ने यहाँ पर जो है खेड़ा सत्याग्रह में क्या करा दिया? किसानों का टैक्स जो है माफ करा दिया और किसान बहुत खुश हुए कि गांधी जी आपने हमें बचा लिया, क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं थे, टैक्स तो कहां से देते? और अलग से 23% और जो है टैक्स बढ़ा दिए थे। ये अंग्रेज इस तरह से किसानों पर जुल्म करते थे। और रही बात गांधी जी की, गांधी जी बहुत बेहतरीन इंसान, बैरिस्टर, बहुत वकालत के बहुत जानकार। ठीक है, आज की जो युवा है 23 सेकंड 20 सेकंड के इंस्टाग्राम पर रील देख देख कर, ठीक है, गांधी जी को गाली देते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि गांधी जी को बोलने से पहले उनके पूरे पृष्ठभूमि को जान लीजिए, तब जाकर बोलिए कि उनको क्या जरूरत थी हम जैसे लोगों के लिए वो लड़ने के लिए। ठीक है, उनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। 1888 में इंग्लैंड पढ़ने गए गांधी जी, इंग्लैंड। ठीक है, आज 2023 नवंबर 2023 की स्थिति में हम अपने जिले में नहीं पढ़ सकते, जिले में नहीं पढ़ सकते। अगर कुछ स्टूडेंट अपने जिले में भी पढ़ते हैं ना, तो अगर जब गर्मी की छुट्टी होती है ना, तो उनके घर वाले बुला लेते हैं 2 महीने के लिए कि आओ वहां रूम किराया का फालतू काहे देंगे छुट्टी में। ठीक है, तो गांधी जी 1888 में इंग्लैंड पढ़ने गए। ठीक है, और आपको फिर से बता दूं 19वीं में वो वकालत के बहुत बेहतरीन जानकार, वकील बहुत बेहतरीन जानकार थे, कानून के बहुत जानकार थे। आजकल के वो गांधी जी को बोलते हैं बिना कुछ सोचे समझे, इंस्टाग्राम पर रील देखकर बोलते हैं, कहीं भी बहुत बहुत दुख लगता है। गांधी जी ने जो है जो साउथ अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे, अंग्रेज उनके साथ जुल्म करते थे, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को झुका दिया। ठीक है, आज हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते। 19वीं में सन 1900 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में गांधी जी उनको घुटने के बल ला दिए। किसको? पूरे अंग्रेजों को ला। 1917 का जो है चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, अंग्रेजों को जो है घुटने के बल टिका दिए। इतने बेहतरीन इंसान थे। ठीक है, उसके बाद आप जो अहमदाबाद में देखिए भूख हड़ताल, कोई किसी के लिए 1 सेकंड जो है
कोई किसी के लिए एक दिन भूखा ना रहे। लोग तो आजकल भगवान के लिए उपवास रहना भी पसंद नहीं करते। गांधी जी ने किसान मजदूर बहुत से हरिजन बहुत लोगों के लिए भूख हड़ताल किया। आजकल तो लोग किसी भगवान के लिए भी उपवास रहना पसंद नहीं करते, फिर भी गांधी जी को बहुत लोग गाली देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को लेकर कि नो डाउट मैं मानता हूं कि जब जब बात भगत सिंह की आएगी तब तब जो है गांधी जी से यह सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो है पूरे पृष्ठभूमि को पूरे डिटेल में जब जाइए तो वहां पर जब गांधी जी को भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो उसमें एक जज जो थे भारतीय भी थे, लेकिन वो जज होकर भी जो है भगत सिंह की जो फांसी को नहीं डाल सके। तो ये गांधी जी तो वकील थे, और गांधी जी पर भी स्पेशली बात क्यों उठाया जाता है, वहां पर जिन्ना भी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, राजेंद्र प्रसाद पंडित, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। मैं मानता हूं कि गांधी इरविन समझौता, अगर गांधी जी अगर डट ही जाते, मैं इस बात को भी मानता हूं कि गांधी जी अगर डट जाते तो शायद भगत सिंह की जो है फांसी को टाल सकते थे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि उस टाइम पर आज से 100-150 साल पहले, आज भी अगर हम 2023 की स्थिति में अगर बात करें हम, तो जो है अगर अभी भी हमारे पास नेतृत्व की कमी है, आज भी 2023 की अगर बात करें, किसी पर धरना हो, किसी का आंदोलन हो, कोई किसानों को मान के चलो, अगर कोई किसानों का कहीं पर आंदोलन हो, रैली हो, अगर एक नेतृत्व करने वाला ना हो तो सभी किसान वापिस आ जाते हैं। आज भी 2023 की स्थिति में, आज भी हमारा संविधान है, हमारा पुलिस है, हमारा सब कुछ है, आजादी के इस स्तर में। आज से तो 100-150 साल पहले अंग्रेजों गुलाम था, अंग्रेज इतना अत्याचार करते थे, फिर भी वो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे गांधी जी। ठीक है, आज जो किसान है, अगर पटवारी भी उनका जो है खेत नापने आते हैं ना, अगर पटवारी 1000 रुपए ले लेता है, किसान ये भी नहीं बोल पाते कि आपको तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, आप क्यों जो है एक्स्ट्रा 1000 रुपए कर रहे हैं। अगर आपका एमएलए, आपका जो गांव का सरपंच भी अगर सड़क ठीक से नहीं बनवाता ना, तो आप जो है आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको डर है। आप एमएलए तो बहुत दूर की बात है, एमएलए तो बहुत 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 बड़ी बात हो जाती है। एमएलए को किसी काम को टोकना, उसके बारे में बदतमीजी करना, उसके काम को लेकर वहीं पर चिरवा देगा, आपको बीच से कटवा देगा। ठीक है, आप जो है आपके राशन कार्ड, गांव में राशन कार्ड देता है कोई, मान के चलो राशन की दुकान देता, अगर एक दिन राशन देने वाला दुकान बंद कर देता, आप पूछ भी नहीं सकते कि आज क्यों जो है अब दुकान बंद किया, हमारे घर में अनाज नहीं, ये नहीं बोल सकते। उस टाइम पर गांधी जी ने अंग्रेजों को, अत्याचार को जो है ईंट के जवाब पत्थर से दिया, अपने घुटनों पर झुका दिए। तो अब क्या बोले हम गांधी जी के बारे में, बहुत बेहतरीन इंसान है। और मैं इस बात को बोलता हूं कि जब जब बात भगत सिंह की आएगी तब तब जो है गांधी जी पर यह सवाल पूछा ही जाएगा। अगर चाहते, शायद चाहते तो गांधी जी जो है उनकी फांसी को टलवा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जज एक था उसमें, वो भी उनकी फांसी को नहीं टाल सके। गांधी इरविन समझौता हुआ तो शायद अगर गांधी जी डट जाते तो भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए अगर डट जाते तो शायद उनकी फांसी को टाल सकते थे। लेकिन आप समझिए कि गांधी जी की विचारधारा अलग थी, वो अहिंसा को प्राथमिकता देते थे। और भगत सिंह नो डाउट बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन, भारत के वीर सपूत, क्रांतिकारी। हम जब जब भी भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे आंखों से आंसू टपक जाते हैं, उनकी इतनी संघर्ष भरी जिंदगी को, और इतना जोश से भी बढ़ जाते हैं कि वाह, हमारे भारत देश में भी ऐसे वीर सपूत हुए। जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी तब उस टाइम पर वो किताब पढ़ रहे थे, इतने बेहतरीन इंसान, वो मौत को भी ऐसे गले लगाया जैसे कोई अपने दोस्त को गले लगाता है। ठीक है, और 24 मार्च को भगत सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब जनता में लोगों का आक्रोश देखा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने एक दिन पहले 23 मार्च को रात्रि को जो है भगत सिंह जी को फांसी दे दिया गया। और भगत सिंह जो थे, उन्होंने फांसी जो लगाता है उस रस्सी को भी चूम कर जो है अपने गले में लगा लिया। ठीक है, और हंसते हंसते जो है भगत सिंह जी ने अपनी जो है जान जो है हमारे देश के लिए शहीद हो गए। हम भगत सिंह जी को प्रणाम करते हैं। और ऐसे वीर सपूत को हम क्या बोले कि आजकल के युवा जो है 23 साल की उम्र में क्या है, बहुत बेहतरीन इंसान भगत सिंह जी। और जब उनको फांसी दिया गया तो लोगों में इतना आक्रोश था, तो चुपके से जब उनकी फांसी लगने के बाद उनके जो शरीर को उनके घर वालों को नहीं दिया गया था, बल्कि उनके पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बोरी से भर करके बाहर किसी जगह पर फेंक दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हम भगत सिंह जी के बारे में क्या बोले, हम उनको सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। हमारा देश जो है हमेशा भगत सिंह जी का कर्जदार रहेगा। ठीक है, तो गांधी जी को कहीं न कहीं ये बात पता था कि देखो, गांधी जी अहिंसावादी के सोच के व्यक्ति थे, वो दूरदर्शिता सोचते थे। उनको पता है कि भारत में नेतृत्व करने की कमी है, और भारत उस टाइम पर गुलाम था, अंग्रेजों का इतना अत्याचार था, ना तो बंदूक थे ना तो बारूद थे। उनको पता था गांधी जी को कि अगर हम मार धाड़ से अगर आजादी चाहेंगे तो शायद नहीं मिल सकता। गांधी जी का ये सोच था, क्योंकि
हम एक दिन बच सकते हैं, 2 दिन बच सकते हैं, अगर हमने जहां भी हिंसा फैलाई तो अंग्रेज हमें पकड़ कर मार देंगे, ठीक। और जहां पर नेतृत्व की कमी, फिर ये देश जो है कभी आजाद हो ही नहीं सकता। आज भी देख लो, अगर आपका स्वतंत्र 2023 की स्थिति में अगर एक लीडर ना रहे तो आपके किसान हो चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन करते हो, वो कभी भाड़ में जाए, बिगड़ता है तो बिगड़ने जो सब जो है वापिस हो जाते हैं। तो उस टाइम पर इतने आजादी, इस टाइम पर गुलाम देश में अंग्रेजों के खिलाफ इतने अत्याचार के बाद भी तो गांधी जी को पता था कि अगर अंग्रेजों से आजादी लेना है तो अहिंसा ही एक रास्ता है, क्योंकि गांधी जी दूरदर्शिता को सोचते थे। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब जब भगत सिंह की बात आएगी तब तब गांधी जी पर यह सवाल उठाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ, ठीक है। ये समझ आया खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था, ये प्रथम असहयोग आंदोलन था, ठीक है। और प्रथम भूख हड़ताल कहां हुआ? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ ये आपको ध्यान में रखना है, 1928 में हुआ, ठीक है। 1928 में क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह हुआ। ये बारडोली सत्याग्रह आपको ध्यान में रखना 1928 में हुई थी। अंग्रेजों ने किसानों की जो है टैक्स में वृद्धि कर दी थी, और बहुत अंग्रेज जो थे भारतीयों की बंधुआ मजदूरी कराते थे, यानी कि काम करा लेते और उनका पैसा नहीं देते थे। इसके खिलाफ में क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बारडोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो किसानों की टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी और बंधुआ मजदूर कराता था अंग्रेज, इसलिए बारडोली सत्याग्रह हुआ। और बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत बार पूछा जाता है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह में यह नारा दिया था कि कर मत दो, ठीक है, कर मत दो, ये नारा दिया था, ठीक है। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बारडोली सत्याग्रह 1928 में उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कर मत दो का नारा दिया था, ठीक। चलिए ठीक, आई होप आपको आज के जो नील आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल जो हमने देखा, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली जो आंदोलन सत्याग्रह है, इसको आपने बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।